सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन सा है। तो ये बन गया है दिल्ली। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्रश्न का मतलब समझो। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, मेट्रो से हम यात्रा करते हैं, यानी कि मेट्रो से पैसेंजर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जो पैसेंजर हो गए, जो यात्री हो गए, लोग हो गए। लेकिन अब मेट्रो से माल ढुलाई भी की जाएगी। मेट्रो से अभी तक माल ढुलाई नहीं हो रही थी, और ऐसा करने वाली पहली मेट्रो होगी दिल्ली मेट्रो। और इसके लिए अभी डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ब्लू डार्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? देखो, आपको पता है दिल्ली शहर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जाम बहुत रहता है। तो अगर कोई भी सामान, कोई भी माल ढुलाई करनी है एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर इसका समाधान ये निकाला गया कि इस सामान को मेट्रो से ही हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेट्रो शहर में ही चलती है। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि कार्गो सेवा शुरू करने वाली पहली मेट्रो कौन सी बन गई है, दिल्ली मेट्रो। इससे दो तीन फायदे और हो जाएंगे। एक तो ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा, और सामान भी जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम से पहुंच जाएगा। अच्छा, ये ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है ना डीएमआरसी ने। ब्लू डार्ट क्या है? ये भारत की एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना कि शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बन गया, दिल्ली मेट्रो। अच्छा, अब यहाँ पे मेट्रो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत है। अभी जापान को पीछे छोड़कर हम तीसरे स्थान पे आ गए। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान में रखना। और भारत में सबसे पुरानी और पहली मेट्रो सर्विस ये कोलकाता मेट्रो सर्विस है, 1984 में स्थापित की गई थी। भारत की पहली आधुनिक मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन किया गया था 2002 में दिल्ली में। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, जो कि हुगली नदी के नीचे चलती है। मेट्रो रेल प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर पूछेंगे तो कोलकाता है। और ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। मेट्रो रेल नेटवर्क में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पे आ गया। लेकिन इसी के साथ याद रखना, सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, सड़क नेटवर्क और मेट्रो नेटवर्क दोनों साथ में मैंने आपको बता दिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया है या लगाने शुरू कर दिया है? तो ऐसा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा सिक्किम। तो भैया, अगर आप सिक्किम घूमने जा रहे हो तो अब 15 मार्च 2025 से आप पर 50 रुपए का प्रवेश शुल्क लगेगा, और ये 30 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। यदि पर्यटक या जो भी टूरिस्ट है जो कि सिक्किम घूमने के लिए गए हैं, 30 दिन के बाद फिर से राज्य में आते हैं, तो उस पर फिर से 50 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क लगाया जाएगा। और इसमें उन्होंने कुछ छूट भी दी है। 5 साल से अगर कम उम्र का कोई बच्चा है या कोई ऑफिशियली ड्यूटी पर कोई सरकारी अधिकारी राज्य में आता है, तो उस पर शुल्क नहीं लगेगा। और इस शुल्क लगाने से जो भी पैसा इकट्ठा होगा सरकार के पास, उससे राज्य में सड़कें बनाई जाएगी, स्वच्छता में सुधार किया जाएगा, ताकि राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके। तो ऐसा किसने किया? सिक्किम ने किया। अब बात सिक्किम की है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम लेकर के चलते हैं आपको। देखो, सिक्किम की कैपिटल क्या होती है? गंगटोक होती है। मुख्यमंत्री पीएस गोले या प्रेम सिंह तमांग है। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नामग्याल राजवंश ने ही 17वीं शताब्दी में आधुनिक सिक्किम की स्थापना की थी। फिर 1975 में सिक्किम ये भारत का 22वां राज्य बना था। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ये सिक्किम में आपको मिलेगी। और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और मिक्स्ड हेरिटेज है, ये हमारा भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये। उसके अलावा भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर कहां पर लॉन्च हुआ था? सिक्किम में ही। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, रंगपो में। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां पर स्थापित हुआ था? सिक्किम में ही। और खेचियो पालरी वेटलैंड, इसे अभी रामसर स्थल का दर्जा गया है, और ये सिक्किम की पहली रामसर साइट है। ये भी आप ध्यान रखना, भी 2025 में इसको शामिल किया गया था। वैसे सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, आप जानते ही हो। बाइचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? नामची, सिक्किम में। और यहाँ की राज्य मछली बनी थी अभी कूपर महसीर, जिसको केटली भी बोलते हैं। सिक्किम ने अभी ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया था। लोसांग महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। बुमचू उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी सारे पॉइंट सिक्किम से संबंधित इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा स्टुअर्ट यंग। तो अभी त्रिनिदाद और टोबैगो जो देश है इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं स्टुअर्ट यंग, और इन्होंने स्थान लिया कीथ रोली का, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की अगर हम बात करें तो ये कैरेबियन सागर में एक द्वीपीय देश है जिसकी कैपिटल होती है पोर्ट ऑफ प्रिंस, करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। और ये कंट्री अभी न्यूज में था इसी साल, आपको याद होगा। इसके जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन कंगालू, याद आया? अभी ये 2025 में ही जो हमने 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था वहां पे ये चीफ गेस्ट थे। और इस बार 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, याद रखना, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो ये तो अपॉइंटमेंट हमने इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पढ़ लिया। अब इसी तरह से 2025 में जिन जिन देशों में जो नए प्रधानमंत्री, नए प्रेसिडेंट, नए चांसलर बने, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अभी कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर बने, उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांदू ओरसी, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च, लेबनान के पीएम नवाब सलाम, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, घाना देश के राष्ट्रपति जॉन महामा, लेबनान देश में नए राष्ट्रपति जोसेफ ऑन बने, क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलोविक बने, और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अभी फ्रांसवा बरुआ बने थे। तो 12 अभी देशों में जो नए नेता बने यहाँ पे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी साहब, और इन्होंने ही अभी राजीव युवा विकासम योजना को शुरू किया। क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना में एसटी, एससी, बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो पिछड़े वर्ग में आते हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको अपना खुद का कुछ रोजगार शुरू करने के लिए यहाँ पे वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। और इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, और इसमें जो बेरोजगार युवाओं को सरकार वित्तीय सहायता देगी ना, उसमें सरकार कुछ सब्सिडी मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। तो इस तरह से स्कीम है, अगर आपको या आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हो इस योजना के अंतर्गत तो 80% सब्सिडी आपको, उसी तरह से आप 2 लाख रुपए लेते हो तो 70,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर मिलेगा, 3 लाख रुपए लेते हो तो 60% सब्सिडी आपको सरकार देगी। ठीक है, तो योजना है राजीव युवा विकासम योजना, इसको तेलंगाना ने शुरू किया। अब बात तेलंगाना की है और योजना की भी बात है, मैं आपको दोनों रिवाइज कराता हूँ। पहले तेलंगाना ले चलता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो अभी न्यूज में रही लेटेस्ट, वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। देखो, ये रहा मैप में तेलंगाना, कैपिटल होती है इसकी हैदराबाद, और ये आंध्र प्रदेश से कब अलग होकर के बना था नया राज्य? 2 जून 2014 में। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, गवर्नर है विष्णुदेव वर्मा। यहाँ का राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर, पशु है जिंका, हिरण, वृक्ष है जम्मी चेट्टू, पुष्प है तांगेदू, और उत्सव है सदर सम्मेलन। ये याद रखना भी लेटेस्ट नया बना है। अब तेलंगाना से भी कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो कानुमा त्योहार मनाया जाता है, बथुकम्मा फेस्टिवल होता है फूलों का त्योहार, ये प्रश्न आया था एग्जाम में। बोनालू उत्सव मनाया जाता है, मेदराम जात्रा ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला, अलाई बलाई महोत्सव, ये सब यहाँ पे मनाए जाते हैं। उसके अलावा इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में भी बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला था, ये हैदराबाद में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शवदाताओं के अंगदान में देश का टॉप राज्य ये तेलंगाना है। अभी टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय स्थानों को चुना गया, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश, एक मुंबई और एक हैदराबाद से था। हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री। उसके अलावा टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना यहाँ शुरू हुई। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना शुरू हुई। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद में हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। नीति आयोग के अभी महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना, और जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य है तेलंगाना। इससे पहले बिहार, आंध्र प्रदेश में हो चुका है। रक्षा मंत्री जी ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले के दामागुंडम वन क्षेत्र में नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी वाला रडार स्टेशन की आधारशिला रखी थी। ठीक है, तो ये तेलंगाना से कुछ करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज कराए। अब मैंने आपको कहा योजना भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आ जाओ फिर। ये 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट योजनाएं हैं। एक तो गवाह सुरक्षा योजना, आपको याद है हरियाणा ने शुरू की थी। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना है, राजस्थान ने इसको शुरू किया था।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ने। पंजाब सरकार ने महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना को त्रिपुरा ने शुरू किया। उसके अलावा महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की थी। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, सब न्यूज में है, करंट अफेयर्स के प्रश्न है जो हम रिवाइज कर रहे हैं साथ के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को कार्यान्वित करने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा जाक्सा। जाक्सा ये जापान की स्पेस कंपनी है। और पहले तो आगे बढ़े उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं जाक्सा की फुल फॉर्म क्या होती है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान में रखना। तो अभी क्या हुआ, अभी इसरो के जो अध्यक्ष हैं 11वें नंबर के अध्यक्ष बने थे वी नारायणन। अभी उन्होंने 13 मार्च 2025 को ही चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है और इसे जापान की जो स्पेस कंपनी है जाक्सा उसके सहयोग से, उसकी सहायता से लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पे इसमें एक और बात कही गई है कि आपको याद होगा चंद्रयान 3 में जो हमने रोवर भेजा था उसका नाम तो वैसे प्रज्ञान था, लेकिन उसका वजन, उसका वेट कितना था? 25 किलोग्राम। तो यहाँ पे कहा गया अभी कि जो चंद्रयान 5 होगा उसमें जो रोवर हम भेजेंगे उसका वजन 250 किलोग्राम होगा। ये आप नोट करना, बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन प्रश्न बना सकती है ये पॉइंट भी। और इस चंद्रयान 5 का जो मुख्य उद्देश्य होगा चांद की सतह की डिटेल्ड स्टडी करना। अच्छा, चंद्रयान मिशन की बात चल रही है तो आपको पता है चंद्रयान 3 में आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा, और चंद्रयान 3 नहीं, चलो एक काम करते हैं पूरी शुरुआत से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला जो चंद्र मिशन हमने चंद्रयान 1 भेजा था वो 2008 में भेजा था, किससे? PSLV C11 से। दूसरा चंद्रयान 2 2019 में हमने लॉन्च किया था, किस रॉकेट से? GSLV Mark 3 M1 से। और अभी जो चंद्रयान 3 जो हमने भेजा 2023 में उसे हमने किससे लॉन्च किया? LVM3 M4 से, जिसे फैट बॉय भी कहते हैं। और ये 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया था और ये साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना था भारत, इसीलिए 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में भी मनाते हैं। इसमें हमने जो लैंडर भेजा था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर भेजा था उसका नाम प्रज्ञान है। जिस पॉइंट पर ये उतरा था उसको हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ये तो चंद्रयान 3 से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अच्छा, चंद्रयान 4 की भी हम वैसे घोषणा कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि संभावित है कि 2027 तक हम इसको लॉन्च कर दें, ऐसा कहा जा रहा है। ऊपर नीचे हो सकता है, हमेशा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रयान 4 का काम क्या होगा? चंद्रमा से मिट्टी के सैंपल को लेकर के आना, और उसके बाद ये चंद्रयान 5 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मिशन की हम बात करें तो एक तो गगनयान मिशन आपको याद होगा, ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, ये भी याद रखना। अच्छा, हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा लक्ष्य कब का है? 2035 का। और इंसान को हम चांद पर उतारेंगे, ये हमने लक्ष्य कब का रखा है? 2040 का। अच्छा, वैसे जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा और भारत की इसरो, तो ये दोनों मिलकर के एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं। कौन सा? लुपेक्स मिशन। तो लुपेक्स की फुल फॉर्म याद रखना, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और जो ये जाक्सा है ना, ये नासा के साथ मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा। और जापान से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही अभी जापान ने अपना दूसरा मून मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था हकुटो R। स्पेस एक्स की सहायता से लॉन्च किया था, शायद दिसंबर की बात है। और उसमें जो लैंडर इन्होंने भेजा उसका नाम है रेजिलियंस। ये जापान का दूसरा मून मिशन है। इससे पहले पिछले साल की बात है, जापान ने शायद पिछले या 2023 के एंड की बात है, जापान ने जो अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था उसका नाम स्लिम था, या जिसे मून स्नाइपर भी कहते हैं। वो सफलतापूर्वक लैंड भी हुआ था। इस तरह से जापान, हमने कहा था कि चांद पर उतरने वाला भारत के बाद 5वां देश बना था, क्योंकि भारत तो चौथा देश बना था चांद पर उतरने वाला, और उसके बाद 5वां बना था जापान। लेकिन स्लिम जो इनका मिशन था उससे इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद इन्होंने कहा हम दूसरा मिशन लॉन्च करेंगे, और वो दूसरा मिशन यही है हकुटो R। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला भी कहां पे रखी गई है? तो आंसर होगा शिलोंग में। अच्छा, पहले नेक्टर की बात करते हैं। नेक्टर क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना। और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी।
ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं था। तो अभी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी उन्होंने ही 13 मार्च 2025 को मेघालय के शिलोंग में इसके स्थायी परिसर की आधारशिला रख दी है। और यहाँ पे मंत्री जी ने कहा कि अब पूर्वोत्तर भारत को जम्मू कश्मीर के बाद अगला केसर केंद्र बनाना है। एक्चुअली में ये बात मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दी आप लोगों के लिए कि नेक्टर ने 2021 में मिशन केसर शुरू किया था। अब नेक्टर आपको पता है ये पूर्वोत्तर भारत के लिए काम करता है, तो पूर्वोत्तर भारत के लिए इसका केसर को लेकर के कुछ मिशन होगा। तो क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है? पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, तो प्रश्न हमारा यही था कि इसका भी स्थायी परिसर ये कहां पर बन रहा है, कहां पे आधारशिला फाउंडेशन स्टोन कहां पे रखा? शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में। अब बात मेघालय की है तो ले चलते हैं आपको मेघालय। ये रहा मैप में मेघालय। देखो, मेघालय की कैपिटल शिलोंग होती है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हो गए, गवर्नर है CH विजयशंकर। भारत का 100वां स्मार्ट सिटी ये शिलोंग ही था और यहीं पे बेहदीन खलम उत्सव मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। वांगला उत्सव यहाँ पे मनाया जैसे जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको 3 मुख्य रूप से पहाड़ियां आपको मिलेगी, गारो, खासी, जैंतिया। ये पहाड़ियों की भी नाम है और यहाँ पे ट्राइब्स के भी नाम है। उसके अलावा अगर पूछे विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो मौसिन राम, ये यहीं पर आपको मिलेगा, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में। उसके अलावा पिछले साल जो 8वीं अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 हुआ था डोमिनिकन रिपब्लिक में, और इसके लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रिओहलंगधर को चुना गया था। मिस्टर क्लीन के नाम से मशहूर पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग मराक का निधन हो गया और सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो को लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बना था मेघालय, क्योंकि पहला तो केरल है। उसके केरल के OTT प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस है, ये भी याद रखना। उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये शिलोंग में स्थापित होगा। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम ये शिलोंग में बनेगा। ठीक है, तो ये मेघालय से संबंधित सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज कराया जो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों। अब इसे मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि RBI ने 3 बैंकों को DSIB का दर्जा दिया था, याद है? अब DSIB क्या होता है साहब? इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक। और वो 3 बैंक कौन से चुने गए थे जिनको ये दर्जा दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC। और इन बैंकों को ही अक्सर टू बिग टू फेल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी विफलता से, अगर ये विफल हो गए, बैंक कोलैप्स हो गए, तो इनकी विफलता से वित्तीय प्रणाली और हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। तो DSIB का दर्जा दिए जाने का मतलब हो गया ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है, हमारी अर्थव्यवस्था की आप एक तरह से कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टूटे तो हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी। तो जिस तरह से बैंकों के लिए ये DSIB होता है, उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर DSII होता है। DSII की फुल फॉर्म डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर। और आपको पता है जिस तरह से भारत में बैंकों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है RBI, उसी तरह से भारत में बीमा सेक्टर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कौन? IRDAI। तो अभी IRDAI ने ही 2024-25 के लिए 3 बीमा कंपनियों को DSII का दर्जा दिया है। अब बात मैंने आपको तुलना करके समझा दिया तो आप समझ गए होंगे, है ना, क्या मतलब हो गया इसका। और वो 3 बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं? LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस। तीनों के मुख्यालय आपको मुंबई में ही मिलेंगे। अब हमने कहा कि भारत में बीमा कंपनियों को रेगुलेट करती है IRDAI। IRDAI के बारे में आपको बताता हूँ। वैसे कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है 1999, याद रख लेना। किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी? मल्होत्रा समिति। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, अब आपको याद होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया कई बार। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके वर्तमान में हेड है देबाशीष पांडा। और अभी बजट में हमने पढ़ा था कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। और इंश्योरेंस से ही कल भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हमने पढ़ा था, क्या कि भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी बन गई है, यानी कि री इंश्योरर कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा वैल्यूएटिक्स कंपनी, जो कि बंगलुरु की कंपनी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने PMIS मोबाइल एप्लीकेशन को अभी लॉन्च किया है। ये PMIS का मतलब क्या है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। तो अगर हम पहले बात करें, ये जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है, स्कीम है, ये क्या है? तो ये पिछले साल यानी कि इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। क्या है इस योजना का लक्ष्य, क्या है इस योजना का उद्देश्य? अगले 5 सालों में टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इसमें अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो कोई भी इंटर्न है मान लो, तो वो 12 महीने के लिए होगा और उसको हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे और उसके अलावा 6,000 रुपये का वन टाइम ग्रांट यानी कि एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। और वैसे इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 3 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। ये केवल 12 महीनों के लिए, मैंने आपको बता दिया। और अभी हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर, अभी इन्होंने इस योजना के लिए ये PMIS प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, ताकि इच्छुक जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया को इसके थ्रू सरल बनाया जा सके। यही इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है। तो एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने योजना के बारे में आपको बता दिया, तो वो याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पहले अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा इंडिया मास्टर्स ने। इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 की हम बात कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस बार इसका पहला संस्करण है। 22 फरवरी को शुरू हुआ था, 16 मार्च तक ये चला। इसमें जो रिटायर्ड हो चुके क्रिकेट प्लेयर्स हैं ना, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो अभी इसका फाइनल खेला गया था कहाँ पे? शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो आपको रायपुर छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और फाइनल खेला किसके बीच में गया था? इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच में, और इसको जीता इंडिया मास्टर्स ने, यानी कि भारतीयों ने इसको जीत लिया। इसमें कप्तान कौन थे? हमारे कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। और उसी तरह से वेस्ट इंडीज मास्टर्स में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे और उनके कप्तान ब्रेन लारा थे। इसमें विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए मिले, उपविजेता को 50 लाख रुपए मिले। ठीक है, तो ये पहला संस्करण था, तो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में टैफे का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मी वेणु को। टैफे मतलब ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, और अभी इसी की उपाध्यक्ष बनी है डॉक्टर लक्ष्मी वेणु। टैफे क्या है? ये भारत में ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर से जुड़ी मशीनरी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है टैफे, जिसकी स्थापना होती है 1960 में और मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई, तमिलनाडु में। अच्छा, इसकी उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन तो बन गई है डॉक्टर लक्ष्मी वेणु, जो कि अभी तक इसमें डायरेक्टर हुआ करती थी, निदेशक। लेकिन इसके चेयरमैन कौन है? तो आंसर होगा मल्लिका श्रीनिवासन। अब एक तरह से ये अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो चलो एक बार कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवा दूं। और ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं 2025 के ही, ध्यान से सुनना। जैसे कि अंजू राठी राणा अभी पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO अजय भादु बने। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। RBI के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने 26वें नंबर के। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार बने 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर बने विवेक जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने अभी दूसरे शक्तिकांत दास। इनके अलावा एक और है PK मिश्रा। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया। उसी तरह से नीति आयोग के CEO का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया। नाम है BVR सुब्रमण्यम। मनन कुमार मिश्रा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी 7वीं बार अध्यक्ष बने और सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे बने। और 11वें ही से ही याद आएगा, इसरो के 11वें अध्यक्ष भी नए बने थे, वी नारायणन उनका नाम है। ठीक है, तो 10-12 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने और रिवाइज कर लिए, ये भी याद रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे, तो अपने बारे में जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप में से कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, तो वो भी मैं आपको साथ में उनके भी लिंक दे दूंगा। और इस पूरे सेशन की PDF और वो भी बिल्कुल डिटेल्ड और बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल हो जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। इसका आप टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस का, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। तो क्विज लगाना, टेस्ट लगाना,
कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को आप एक बार इंस्टॉल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से जा करके कर लो। बाकी सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छे लगे तो वीडियोस को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि वर्ष 2024 के हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए भी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? हरमनप्रीत सिंह को। फिर पूछा भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? वैल्यूएटिक्स रीइंश्योरेंस। फिर पूछा था प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया? इटली। और अभी रायसीना डायलॉग का भी कौन सा संस्करण हुआ? 10वां। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हो गए? 274। और चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया? म्यांमार। प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? उड़िया। फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। और अभी 14वीं ADMM+ आतंकवाद रोधी बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो भारत में। और आखिरी प्रश्न पूछा था स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इटली। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का भी निधन हो गया? तो आंसर होगा राम नारायण अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।